हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक कार में बैठते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं और इंजन बस तुरंत स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। अक्सर इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं जाता कि उस इंजन के अंदर हजारों पुर्जे हैं जो हर सेकंड अनगिनत बार एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। मतलब अगर एक भी पुर्जा मिलीमीटर के हजारवें हिस्से जितना भी अपने आकार से भटक गया तो पूरी की पूरी गाड़ी बीच सड़क पर भयानक आवाज के साथ बंद पड़ सकती है। राइट। पर असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। उस परफेक्शन की, उस अचूक सटीकता की उम्मीद हमें हमेशा रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। या फिर इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, जब हवाई जहाज में आसमान की ऊंचाइयों पर सफर किया जाता है तो उस असीम भरोसे के पीछे का जो असल गणित है वो किसी को नजर नहीं आता। कोई सोचता ही नहीं इस बारे में। एग्जैक्टली। बस ये मान लिया जाता है कि सब कुछ एकदम सटीक तरीके से काम करेगा। ये एक बहुत ही बाइनरी या दोहरे नजरिए वाली सोच है कि चीजें या तो काम करेंगी या फिर पूरी तरह से फेल हो जाएंगी। बीच के उस बारीक अंतर को, उस प्रोसेस को हम कभी नहीं देख पाते। लेकिन इंजीनियरिंग की दुनिया में उस परफेक्शन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान या सीधा तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस परफेक्शन को आखिर कैसे हासिल करती हैं। सही कहा। हमारे आसपास बेहतरीन क्वालिटी की चीजें मौजूद हैं, पर कंपनियों को कैसे पता चलता है कि कार या हवाई जहाज का हर एक पुर्जा एकदम सही है? क्या कारखानों में बैठे लोग लाखों पुर्जों को एक एक करके अपने हाथों से चेक करते हैं? मतलब ये तो असंभव लगता है। अरे अगर वे हर एक पुर्जे को बारी बारी से चेक करने लगे तो कोई भी चीज कभी समय पर बनी नहीं पाएगी। हाँ, और उसकी कीमत भी आसमान छूने लगेगी। बिल्कुल। उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई उसे खरीद ही नहीं सकेगा। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान का रोल आता है, जिसे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल या संक्षेप में एसक्यूसी कहा जाता है। अच्छा, एसक्यूसी। हाँ, और आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वे बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि मिनीटैब नाम का एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर इस पूरी जटिल प्रक्रिया को कैसे संभालता है। राइट। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डेटा के जरिए तय करता है कि किसी भी उत्पाद की क्वालिटी कैसी होगी और भविष्य में कैसी रहने वाली है। जो लोग ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, उनके लिए समझना बेहद दिलचस्प होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी को सिर्फ मापा ही नहीं जाता, बल्कि उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत मिनीटैब की सफर से करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के पीछे के इस भारी भरकम गणित को समझने से पहले उस टूल को समझना जरूरी है जो इस पूरे विज्ञान को मुमकिन बनाता है। हमारे शोध बताते हैं कि मिनीटैब हमेशा से इतना बड़ा और ताकतवर इंडस्ट्रियल टूल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण और काफी दिलचस्प तरीके से हुई थी। अच्छा। हाँ, 70 के दशक में मूल रूप से इसे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी पढ़ाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था? एग्जैक्टली। इसका शुरुआती मकसद सिर्फ विश्वविद्यालयों में छात्रों को जटिल डेटा और आंकड़े आसानी से समझाना था, ताकि वे गणित की उलझनों में ना फंसें। अरे वाह। लेकिन आज, इतने दशकों बाद, ये इंडस्ट्रीज में इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और क्वालिटी प्रोफेशनल्स के लिए हवा और पानी की तरह एक बिल्कुल अनिवार्य टूल बन गया है। ये तो बहुत ही अद्भुत बदलाव है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सॉफ्टवेयर कभी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तौर पर बना था, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक फैक्ट्रियां चला रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कॉलेज का कोई छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट अचानक से दुनिया का सबसे बड़ा और सफल टेक स्टार्टअप बन जाए। मतलब आखिर ऐसा क्या था इस सॉफ्टवेयर में जिसने इसे इतनी बड़ी कामयाबी दिला दी? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डेटा को इकट्ठा करना और उसे समझना एक बात है, लेकिन मिनीटैब उस कच्चे डेटा को प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग और ऑप्टिमाइजेशन में बदल देता है। ओके, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ उबाऊ नंबर नहीं दिखाता। क्योंकि इसे छात्रों के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका इंटरफेस हमेशा से बहुत आसान और यूजर फ्रेंडली रहा। राइट, क्योंकि इंजीनियर्स तो असल में स्टैटिस्टिशियन नहीं होते। सही कहा। वे मशीनें बनाना चाहते हैं, गणितज्ञ नहीं बनना चाहते। मिनीटैब की एडवांस क्षमताएं उन्हें जटिल डेटा को बहुत जल्दी और बिना किसी गलती के एनालाइज करने की ताकत देती है। ये सॉफ्टवेयर डेटा के भीतर छिपे उन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को उजागर करता है जिन्हें इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती। यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है,
बल्कि ये गहराई में जाके ये समझने में मदद करता है कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसे भविष्य के लिए और बेहतर कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये टूल सख्त इंडस्ट्री मानकों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब एरोस्पेस या मेडिकल फील्ड के लिए कोई पुर्जा बनता है तो कुछ तय मानकों का कड़ाई से पालन करना होता है। हाँ, वहां तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी चूक भी जानलेवा हो सकती है। मिनीटैब लगातार डेटा का विश्लेषण करके ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन की प्रक्रिया उन कड़े मानकों से 1 इंच भी न भटके। मेक सेंस। अब जब ये बात साफ हो गई है कि मिनीटैब क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है, तो अब ये समझने की बारी है कि ये असल में काम कैसे करता है। हमारे स्रोतों के अनुसार इस पूरे सिस्टम का सबसे बुनियादी और सबसे ताकतवर हथियार है कंट्रोल चार्ट्स। हाँ, कंट्रोल चार्ट्स। अगर SQC एक शरीर है तो कंट्रोल चार्ट्स उस शरीर की धड़कनें हैं। अच्छा। इनका मुख्य काम ये मॉनिटर करना है कि समय के साथ कोई भी प्रोसेस कितनी स्थिर या स्टेबल है। क्या कोई मशीन लगातार एक ही क्वालिटी का सामान बना रही है या मशीन के पुर्जे घिसने की वजह से उसमें कोई अनचाहा बदलाव आना शुरू हो गया है। स्रोतों में कई तरह के अलग-अलग कंट्रोल चार्ट्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि X बार और R चार्ट्स, P चार्ट्स और C चार्ट्स। मतलब ये सब सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये X बार और R चार्ट्स क्या होते हैं और दोनों की एक साथ क्या जरूरत है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कारखाने में कोई मशीन 10 सेंटीमीटर लंबी लोहे की पाइप बना रही है। ठीक है। X बार चार्ट का काम ये देखना है कि क्या औसतन सारी पाइपें 10 सेंटीमीटर के आसपास ही बन रही हैं। ये प्रोसेस के मीन या औसत को मॉनिटर करता है, लेकिन सिर्फ औसत देखना काफी नहीं है। क्यों? अगर औसत 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब तो यही है कि मशीन सही काम कर रही है ना? मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? यहीं पर धोखा हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मशीन ने 2 पाइप बनाए। एक पाइप 5 सेंटीमीटर का निकला और दूसरा पाइप 15 सेंटीमीटर का। अगर हम इन दोनों का औसत निकालें तो वो 10 सेंटीमीटर ही आएगा। अरे हाँ, बात तो सही है। X बार चार्ट कहेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में दोनों ही पाइप पूरी तरह से बेकार हैं। राइट, 5 और 15 दोनों ही 10 नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं पर R चार्ट यानी रेंज चार्ट की जरूरत पड़ती है। R चार्ट ये देखता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी पाइप की लंबाई में कितना अंतर है। वो बता देगा कि फैलाव या वेरिएशन बहुत ज्यादा है और मशीन में कोई गंभीर खराबी आ गई है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। X बार ये बताता है कि हम निशाने के कितने करीब हैं और R चार्ट ये बताता है कि हमारे निशाने कितने बिखरे हुए हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन ये तो लंबाई या वजन मापने की बात हो गई। क्या होगा हम कोई ऐसी चीज बना रहे हों जिसे सेंटीमीटर में नहीं नापा जा सकता? जैसे कि एक लाइट बल्ब, वो या तो चालू होगा या फिर खराब होगा। ऐसे मामलों में क्या किया जाता है? बहुत ही सटीक सवाल। जब डेटा इस तरह का हो जहां चीजें बस पास या फेल होती हैं, तब P चार्ट्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा, P चार्ट्स। P का मतलब है प्रोपोर्शन यानी अनुपात। इसका काम किसी प्रोसेस में खराब आइटम यानी डिफेक्टिव आइटम्स के अनुपात को मॉनिटर करना है। अगर रोजाना 1000 में से औसतन 10 बल्ब खराब निकल रहे हैं तो P चार्ट इस अनुपात पर नजर रखेगा। अगर ये आंकड़ा अचानक 10 से बढ़कर 50 हो जाए तो P चार्ट तुरंत खतरे की घंटी बजा देगा कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। मैं समझ गया। और फिर इन सब के बीच C चार्ट्स का क्या काम है? अगर P चार्ट खराब चीजों को पकड़ ही रहा है तो एक और चार्ट की क्या जरूरत? दोनों में एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी अंतर है। अच्छा। P चार्ट पूरी की पूरी चीज को खारिज कर देता है। बल्ब खराब है, उसे फेंक दो। लेकिन कई बार उत्पाद पूरी तरह खराब नहीं होता, उसमें बस कुछ कमियां होती हैं। जैसे कि कोई छोटी मोटी खराबी? हाँ, C चार्ट्स प्रति यूनिट कमियों या डिफेक्ट्स की गिनती करते हैं। मान लीजिए कार का एक दरवाजा पेंट होकर निकला है। दरवाजा एकदम सही आकार का है, वो पूरा खराब नहीं है। राइट। लेकिन उस पेंट पर कितने खरोंच या स्क्रैचेस हैं? क्या उस पर 1 खरोंच है या 5 धूल के कण चिपके हैं? C चार्ट ये बताएगा कि एक ही सही उत्पाद के ऊपर कितनी छोटी छोटी कमियां मौजूद हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतने सारे अलग अलग चार्ट्स की क्या जरूरत है? मतलब क्या ऐसा कोई एक जादुई मास्टर चार्ट नहीं बनाया जा सकता जो मशीन की सारी कमियां एक साथ बता दे? अगर इस पूरी बात को एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो एक मास्टर चार्ट कभी काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? इसे एक डॉक्टर और मरीज के उदाहरण से समझते हैं।
जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर सिर्फ एक मास्टर टेस्ट नहीं करता। हाँ, वो तो अलग अलग टेस्ट लिखता है। बिल्कुल, वो बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है, ब्लड प्रेशर के लिए अलग मशीन लगाता है और शुगर लेवल के लिए ब्लड टेस्ट करता है। औसत का भटकना अलग बीमारी है, रेंज का बढ़ जाना अलग बीमारी है, और एक ही यूनिट में बार बार खरोच आना बिल्कुल अलग समस्या है। ये बात तो है। हर चार्ट मशीन की एक अलग बीमारी का पता लगाता है। ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। अब ये सवाल उठता है कि मिनिटैब इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम देता है? क्या ये काम बहुत थका देने वाला होता है? पहले के जमाने में जब सब कुछ कागज पर होता था तब ये बहुत मुश्किल था। हाँ, मैनुअल कैलकुलेशंस। लेकिन मिनिटैब इसे बेहद आसान बना देता है। इंजीनियर को मैनुअल रूप से कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं होती। कारखाने के सेंसर से जो भी डेटा आता है वो सीधे मिनिटैब में जाता है। ओके। मिनिटैब उस कच्चे डेटा के आधार पर पलक झपकते ही सिग्नल और नॉइस के बीच का फर्क बता देता है। सिग्नल और नॉइज? हाँ, हर प्रोसेस में थोड़ा बहुत प्राकृतिक बदलाव या नॉइज होता ही है, लेकिन मिनिटैब ये साफ कर देता है कि कब वो बदलाव एक गंभीर समस्या यानी सिग्नल बन गया है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये तो हुई वर्तमान की बात कि अभी मशीन क्या कर रही है उस पर नजर रखना, लेकिन सिर्फ निगरानी करना ही काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या वो मशीन वाकई वो काम करने के काबिल है जो हम उससे करवाना चाहते हैं, और अगर भविष्य में कुछ नया ट्राई किया जाए तो उसका क्या असर होगा। यहाँ से ये विषय और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ वर्तमान की निगरानी नहीं कर रहे बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं। राइट। यहीं पर प्रोसेस के कैपेबिलिटी एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग की अहम भूमिका शुरू होती है। हाँ, प्रोसेस कैपेबिलिटी। स्रोत कहते हैं कि ये तकनीक ये जांचती है कि क्या कोई प्रोसेस हमारे द्वारा तय की गई लिमिट्स या सीमाओं के अंदर लगातार आउटपुट दे सकती है। इसमें कुछ बहुत ही अजीब से नाम वाले सूचकांक या इंडिसेस इस्तेमाल होते हैं, जैसे सीपी, सीपीके, पीपी और पीपीके। मतलब ये सारे भारी भरकम शब्द असल में क्या दर्शाते हैं? इन्हें समझना बहुत आसान है अगर हम एक कार को गैराज में पार्क करने का उदाहरण लें। अच्छा, बताइए। मान लीजिए किसी को अपनी कार एक गैराज में खड़ी करनी है। गैराज की चौड़ाई 3 मीटर है और कार की चौड़ाई 2 मीटर है। सीपी सिर्फ ये नापता है कि क्या कार उस गैराज में समा सकती है। स्पेस है या नहीं? हाँ, चूंकि कार 2 मीटर की है और गैराज 3 मीटर का, तो सीपी कहेगा हाँ, क्षमता है। सीपी सिर्फ ये देखता है कि मशीन की क्षमता हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स के भीतर है या नहीं। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ कार का गैराज से छोटा होना ही काफी थोड़ी है। अगर कार को टेढ़ा चलाया जाए या बिल्कुल किनारे से सटाकर चलाया जाए तो वो दीवार से टकरा सकती है, भले ही गैराज बड़ा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यहीं पर सीपीके का काम शुरू होता है। ओहो, अच्छा। सीपीके ये देखता है कि कार को गैराज के बिल्कुल बीचों बीच या सेंटर में चलाया जा रहा है या नहीं। अगर कार को गैराज के बिल्कुल बाईं दीवार से सटाकर चलाया जा रहा है तो सीपी तो फिर भी अच्छा रहेगा क्योंकि कार गैराज से छोटी है। हाँ, स्पेस तो है। लेकिन सीपीके बहुत खराब आएगा क्योंकि किसी भी वक्त दीवार से यानी लिमिट से टकराने का खतरा है। मेक सेंस। मैन्युफैक्चरिंग में सीपीके सुनिश्चित करता है कि पुर्जे सिर्फ लिमिट के अंदर ही ना हो बल्कि बिल्कुल सटीक टारगेट या लक्ष्य के करीब हो। जी, ये तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। कार गैराज में फिट आ सकती है या नहीं, ये सीपी है, और कार असल में कितनी सही दिशा में अंदर जा रही है, ये सीपीके हैं। और फिर ये पीपी और पीपीके क्या बलाएं? सीपी और सीपीके एक छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे आज एक बार कार पार्क की। ठीक है। लेकिन क्या पूरे साल, चाहे बारिश हो, बर्फ गिरे या तेज हवा चल रही हो, रोजाना उसी परफेक्शन के साथ कार पार्क की जा सकती है? ये तो मुश्किल है। हाँ, तो पीपी और पीपीके हमें ये बताते हैं कि लंबे समय में यानी ओवर टाइम सभी तरह के बदलावों और मौसम की मार झेलने के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये लंबी अवधि की क्षमता का सूचकांक है। ये तो वाकई भविष्य देखने जैसा हो गया। अब उस दूसरे बड़े हिस्से की बात करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी विज्ञान की प्रयोगशाला में कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा हो। ये प्रयोगशाला के प्रयोग जैसा ही है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है अपनी किसी धारणा या परिकल्पना को डेटा की कसौटी पर परखना। मुझे तो ये एकदम किसी कोर्टरूम ट्रायल या अदालती कार्यवाही की तरह लगता है। मान लीजिए एक इंजीनियर को लगता है कि अगर हम एल्यूमिनियम की जगह किसी नए और सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल करें तो भी पुर्जे की मजबूती वैसी ही रहेगी। ये उसका शक है, उसकी हाइपोथेसिस है। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ अपने शक या अंदाजे पर करोड़ों रुपए का जोखिम नहीं उठा सकता। एकदम सही।
उस इंजीनियर का दावा उस अदालत में एक बचाव पक्ष की तरह है। पुराना डेटा और नए मटेरियल का डेटा सबूत है और मिनीटैब यहाँ जज की कुर्सी पर बैठा है। क्या बात है। मिनीटैब सिर्फ आंखों से देखकर फैसला नहीं सुनाता, वो उस सबूत का पी वैल्यू निकालता है। पी वैल्यू? हाँ, वो ये जांचता है कि जो नया मटेरियल मजबूत दिख रहा है, क्या वो वाकई मजबूत है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। बिना हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कोई भी फैसला सिर्फ एक तुक्का होगा। राइट, बस एक अंदाजा। मिनीटैब उस तुक्के को सांख्यिकीय प्रमाण या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में बदल देता है। ये साबित करता है कि सबूत हर जायज शक से परे है। स्रोतों में इस अदालत के कुछ खास टेस्ट का भी जिक्र है, जैसे टी टेस्ट। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये तब काम आता है जब हमें सिर्फ दो चीजों की तुलना करनी हो। हाँ, बिल्कुल। अगर हमें पुराने मटेरियल की मजबूती और नए मटेरियल की मजबूती के औसत यानी मीन की तुलना करनी है, तो टी टेस्ट सबसे सही औजार है। ये बता देगा कि दोनों के बीच का अंतर कोई मायने रखता है या नहीं। लेकिन क्या होगा अगर एक ही पुर्जा बनाने के लिए कारखाने में 10 अलग-अलग मशीनें लगी हों? अगर हमें ये पता लगाना हो कि उन 10 में से कौन सी मशीन गड़बड़ कर रही है, तो क्या हम पहली मशीन का दूसरी के साथ, फिर दूसरी का तीसरी के साथ टी टेस्ट करते रहेंगे? वो तो एक अंधीन काम हो जाएगा। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए एनोवा का आविष्कार हुआ था। एनोवा? हाँ, एनोवा का पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। जब हमारे पास 2 से ज्यादा ग्रुप्स हों, जैसे आपकी 10 मशीनें, तब एनोवा का इस्तेमाल होता है। ओके। ये सिर्फ पुर्जों का औसत नहीं देखता, ये देखता है कि हर मशीन के अपने खुद के पुर्जों में कितना वेरिएशन या फैलाव है, और फिर उसकी तुलना बाकी सभी मशीनों के फैलाव से करता है। मतलब ये एक साथ सब कुछ चेक कर लेता है। एग्जैक्टली। एनोवा उस शोरगुल के बीच से उस एक मशीन को खोज निकालता है जो छुपकर पूरी क्वालिटी को खराब कर रही होती है। ये वाकई बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और स्रोतों में एक और टेस्ट का नाम है काई-स्क्वायर टेस्ट। इसका क्या काम है? टी टेस्ट और एनोवा तब काम आते हैं जब हमारे पास नापने वाला डेटा हो, जैसे लंबाई, वजन या तापमान। ठीक है। लेकिन क्या हो अगर डेटा सिर्फ श्रेणियों या कैटेगरीज में हो? मान लीजिए हमें ये देखना है कि क्या किसी खास शिफ्ट, जैसे सुबह या रात की शिफ्ट, का संबंध दुर्घटनाओं की संख्या से है। अच्छा, जहां हम कुछ नाप नहीं रहे। बिल्कुल, यहाँ हम कुछ नाप नहीं रहे, सिर्फ गिन रहे हैं और श्रेणियों की तुलना कर रहे हैं। काई-स्क्वायर टेस्ट इन्हीं कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच के छिपे हुए संबंधों को उजागर करता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई जादुई दुनिया है जहां हर चीज को परफेक्शन के साथ तौला जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक और कड़वा सवाल भी उठता है। वो क्या? ये सारे भारी भरकम गणित, चार्ट्स और डीप एनालिसिस सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन क्या इस पूरी कवायद का असली और इकलौता मकसद सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का पैसा बचाना और उनका मुनाफा बढ़ाना है? क्या इस स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से आम इंसान को भी कोई सीधा फायदा होता है, या ये सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया का एक खेल है? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। ये सच है कि कंपनियों को इससे बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होता है। हाँ, पैसा तो बचता ही है। जब कारखानों में वेस्ट या अपशिष्ट कम होता है, गलतियां घटती हैं और प्रोसेस में सुधार होता है, तो उनकी लागत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर हम स्रोतों में दिए गए असल दुनिया के उदाहरणों पर गौर करें, तो कहानी का एक दूसरा और बहुत ही मानवीय पहलू सामने आता है। जैसे कि स्रोतों में ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। हाँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पुर्जों की क्वालिटी को इन्हीं कंट्रोल चार्ट से सुनिश्चित किया जाता है ताकि ब्रेक या स्टीयरिंग जैसी अहम चीजें कभी फेल ना हो। राइट। लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में तो इसका महत्व जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। जी। वहाँ टरबाइन के ब्लेड या लैंडिंग गियर की मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए मॉनिटर नहीं किया जाता कि कंपनी को कुछ डॉलर बचाने हैं। तो फिर क्यों? वहाँ ये सब इसलिए किया जाता है ताकि सुरक्षा और विश्वसनीयता के कड़े मानकों में कोई भी दरार ना आए। ओहो। सेफ्टी सबसे ऊपर है। इस बात से एक बहुत ही गहरा नजरिया मिलता है। मतलब जब एक हवाई जहाज का कोई छोटा सा पुर्जा मिनी टैब के उन कड़े सीपी और सीपी के टेस्ट्स में पास होता है, तो वो सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट में पैसे की बचत नहीं है, वो उन सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी है। बिल्कुल सही। और बात सिर्फ एरोस्पेस की नहीं है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत व्यापक इस्तेमाल होता है। दवाइयों में? हाँ, वहाँ प्रोसेस में होने वाले छोटे से बदलाव को एनालाइज करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो दवाइयाँ बन रही हैं
उनमें केमिकल की मात्रा एकदम सटीक हो। 1 मिलीग्राम की भी गलती किसी की जान ले सकती है। बहुत सही पॉइंट है ये। इसके अलावा जब कारखाने कम अपशिष्ट पैदा करते हैं तो उसका सीधा फायदा हमारे पर्यावरण को भी होता है। कचरा कम निकलता है और ऊर्जा की बचत होती है। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? मिनीटैब या SQC सिर्फ कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या गणित के कुछ फॉर्मूले नहीं है। ये इंजीनियरिंग और विज्ञान की दुनिया का वो चश्मा है जिससे जटिल, उलझा हुआ और डरावना दिखने वाला डेटा एकदम साफ, शांत और अर्थपूर्ण दिखाई देने लगता है। बहुत खूब कहा। कंट्रोल चार्ट से लेकर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अदालती कटघरे तक, ये सब सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उस अदृश्य क्वालिटी और अटूट भरोसे की नींव है जिस पर हमारी पूरी आधुनिक दुनिया शांति से टिकी हुई है। एग्जैक्टली। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में खड़ा कोई नया इंजीनियर हो या फिर कोई बहुत ही अनुभवी रिसर्चर, सटीकता और उत्कृष्टता की इस अंतहीन तलाश में मिनीटैब जैसे टूल्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये डेटा को एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा में बदल देता है जिसे समझकर इस भौतिक दुनिया को हर दिन पहले से ज्यादा सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ बनाया जा सकता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कैसे इंसानी दिमाग और सॉफ्टवेयर की ताकत मिलकर क्वालिटी कंट्रोल को महज एक काम से उठाकर एक कला और विज्ञान के अद्भुत संगम में बदल रहे हैं। बिल्कुल। कारखानों से डेटा आता है, सॉफ्टवेयर उसका गहराई से विश्लेषण करता है और फिर इंसान उस ठोस सांख्यिकीय प्रमाण के आधार पर ऐसे फैसले लेते हैं जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों की जानकारी से भी थोड़ा आगे की ओर इशारा करता है। वो क्या है? आज के समय में सब कुछ होने के बावजूद सॉफ्टवेयर को निर्देश देने के लिए एक इंसान की जरूरत होती है। इंसान ही तय करता है कि कौन सा चार्ट बनाना है या कौन सा टेस्ट करना है। राइट। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस रफ्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब मशीनें खुद ही अपना स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल करने लगेंगी? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब सोचिए, अगर मशीनें खुद ही बिना थके अपना डेटा कलेक्ट करें, बिना किसी इंसान के निर्देश के अपने कंट्रोल चार्ट्स बनाएं, अपनी कमियां खुद ढूंढें और पलक झपकने से भी कम समय में रियल टाइम में उन्हें सुधारने लगें, तो भविष्य के क्वालिटी इंजीनियर का असली काम क्या रह जाएगा? क्या इंसान सिर्फ वो डेटा डालने वाले ऑपरेटर से बदलकर मशीनों के बनाए एल्गोरिदम को दूर से मॉनिटर करने वाला एक मूक दर्शक बन जाएगा? भविष्य में जब कभी कार का इग्निशन ऑन किया जाएगा और वो हजारों पुर्जों वाला इंजन एकदम परफेक्शन के साथ स्टार्ट होगा, तो शायद उसके पीछे किसी इंसान की मेहनत नहीं, बल्कि एक AI की मौन निगरानी होगी जो ये तय कर रही होगी कि वो यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित हो। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।